नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम आते हैं, जिससे सीधा आपको लाभ मिल सकता है, जानकारी भी मिलती है। तो आइए सबसे पहले हमारे जो आज के विषय हैं वो हम आपको बता देते हैं। आज किस विषय पर आपको हम जानकारी यहाँ देने जा रहे हैं। आज आपको हम यहाँ जानकारी देंगे ब्यात के बाद जो हमारे पशु हैं उनकी आपको देखभाल कैसे करनी है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कृत्रिम पैर जो होते हैं, क्योंकि हमारे जो पशु हैं उनको भी आप ये लगा सकते हैं, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। एक बार फिर मैं जो विषय है वो दोहरा देता हूँ। आज किस विषय पर आपको हम जानकारी दे पाएंगे यहाँ पर, जैसा कि हमने आपको बताया, हम आज आपको जानकारी देंगे ब्यात के बाद जो हमारे पशु हैं, खासतौर से दुधारू पशु, कैसे आप उनकी देखभाल कर सकते हैं, कितनी सावधानी आपको बरतनी होती है, उसके बाद किसी भी तरह की जो बीमारी है वो उनको ना लग सके, और किन किन बातों का ख्याल रखना है। ये तमाम बातें आज कार्यक्रम में हम करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो विषय है ब्यात के समय पशु प्रबंधन और पशु के लिए कृत्रिम पैर, ये हमारा आज विषय रहेगा, दोनों विषय। और इन विषय पर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन आप सवाल जो करेंगे कैसे कर सकते हैं, टोल फ्री हमारा नंबर है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर सकते हैं, ये नंबर है 1800-113060। इसके साथ ही दूसरा नंबर है 1800-113061। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर यानी निःशुल्क। इस पर कोई भी किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा अगर आप अपना सवाल पूछना चाहते हैं। लेकिन सवाल जिनसे पूछा जाएगा उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। आज जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तपेश माथुर जी, जो कि वरिष्ठ पशु चिकित्सक अधिकारी हैं जयपुर राजस्थान में, और इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर राजस्थान से वरिष्ठ पशुपालन विशेषज्ञ डॉक्टर प्रफुल्ल चंद भटनागर जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और यहाँ पे देखिए, जब हमने आपको बताया विषय के बारे में, ब्यात के बाद अगर हम बात करते हैं पशु की सेहत के लिए प्रबंधन अपनाने की, किन किन बातों का यानी हमें ख्याल रखना है। सबसे पहले डॉक्टर भटनागर आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण समय वो होता है, और उस वक्त अगर हम बात करें किन किन बातों का ख्याल जो हमारे पशुपालक हैं उनको रखना चाहिए। पहले तो हम ये पशुपालक भाई ये जाने कि गाभित जो पशु है वो अन्य पशुओं से ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। भारत में जो जनन योग्य गायों की संख्या है वो 122 मिलियन है जी, और भैंसों की जो संख्या है वो 93 मिलियन है। लेकिन 50 से 60% ही पशु जो है अपना बच्चा पैदा कर पाते हैं जी। तो करीब 30-40% जो बांझ पशु हैं उनके ऊपर बहुत हमको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात है कि उनका उत्पादन बहुत कम है जी। तो हम दूध के मामले में पूरे विश्व में सबसे पहले पायदान पर हैं जी। और दूसरी बात अगर हम देखें तो इनका उत्पादन बहुत कम है। जो पशु है हमारे पास में उनका उत्पादन बहुत कम है, और इनमें जो ब्यात का अंतर है जी वो भी बहुत ज़्यादा है जी। तो ऐसे में जो पशुओं पालन के जो आयाम है, प्रजनन है, आहार व्यवस्था है जी, उसके बाद में प्रबंधन हो गया, रोकथाम हो गई, बीमारियों से बचाव हो गया, और उनका उपचार हो गया जी। इसके अलावा जो उत्पाद है उनकी बाजार व्यवस्था, उनकी मार्केटिंग भी महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल, ये तमाम प्रबंधन की यानी हम मान सकते हैं जो जानकारी है आज आप इस कार्यक्रम में देख पाएंगे। लेकिन आपको एक पैकेज के जरिए, एक वीडियो के जरिए हम दिखाते हैं किस तरीके से जो पूरा प्रबंधन होता है, कैसे उसको हमारे पशुपालक भाई कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उन्हें कैसे मिल सकता है। पशुधन का हमारे देश में बहुत महत्व है। जिस प्रकार किसान खेतों से अपने जीवन यापन के लिए धनार्जन करते हैं, उसी प्रकार पशुधन के जरिए भी वो अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। यह समय है पशुओं की ब्यात का, और इस समय पशुपालकों को अपने पशु का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। नवजात बछड़े के जन्म से पहले और जन्म के बाद किन बातों का ध्यान रखना है, इसका ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। तभी आपका पशुधन ब्यात के बाद भी स्वस्थ रहेगा और अच्छी मात्रा में दूध भी देगा। तो आइए जानें कि ब्यात से पहले और ब्यात के बाद किस तरह से करें अपने पशुधन की देखभाल। ज्यादातर गाय भैंसें बरसात में ब्याती हैं। ब्याई गई गाय या भैंस को पहले 5 दिनों तक 100 मिलीलीटर बच्चेदानी की सफाई वाली दवा दिन में 2 बार पिलानी चाहिए। बच्चे पैदा होते ही उसकी नाभि पर एंटीसेप्टिक यानी टिंचर, आयोडीन, डेटॉल या हल्दी पाउडर लगाएं। पैदा हुए बच्चे को खीस जल्द से जल्द पिला देनी चाहिए। खीस की खुराक बच्चे के जिस्म के 1/10 हिस्से के बराबर रखनी चाहिए, यानी 10 किलो के बच्चे को 1 लीटर खीस पिला दें और 30 किलोग्राम के बच्चे को 3 लीटर तक खीस पिलानी चाहिए।
यह खीस बच्चे को बीमारियों से बचाती है और उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करती है। इसी के साथ साथ पशुओं में टीकाकरण भी अवश्य कराना चाहिए। गाय और भैंस को हर 3 व 2.5 लीटर दूध के हिसाब से 1 किलोग्राम राशन देना चाहिए। जो गाय भैंस दूध नहीं दे रही हैं, उन्हें दिन में 1 किलोग्राम राशन अवश्य दें। गाय भैंस को 70% हरा चारा देना चाहिए, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। 100 किलोग्राम वजन वाली गाय को 2.5 किलोग्राम और भैंस को 3 किलोग्राम सूखी खुराक की जरूरत होती है। इसमें 2/3 चारा और 1/3 दाना होना चाहिए। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जाना किस तरीके से हमारे जो पशु हैं ब्यात के बाद उनमें प्रबंधन आप अपना सकते हैं, इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। और इससे संबंधित कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें कॉल करें, आपके सवाल को लें। डॉक्टर तपेश से भी हम यहाँ बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर तपेश, जानना चाहेंगे आपसे, पशुओं के लिए कृत्रिम पैर की अगर बात की जाती है तो शायद कुछ एक किसान ऐसे होंगे जिनके लिए वाकई आश्चर्यजनक हम मान सकते हैं इस विषय को, लेकिन इसको भी हम संभव आपने कर दिखाया है। और इसके लिए ज़रिए अगर हम कितना फ़ायदा हमारे जो पशुपालक हैं वो ले सकते हैं। बिल्कुल, कृत्रिम पैर का जो विचार है बिल्कुल नया है। एनिमल डिसेबिलिटी की बात करें, पशु अपंगता की बात करें, तो इस पे अभी तक बहुत कम काम हुआ है। भारत में नहीं, भारत के बाहर भी कम काम हुआ है। कृत्रिम पैर जो होता है, अगर कोई भी पशु सड़क दुर्घटना के अंदर उसके पैरों पे कोई चोट लग जाती है, या घर के अंदर पशु बाड़े के अंदर कोई पशु गिर जाता है, तो उसके पैर में अगर फ्रैक्चर होता है और अगर सही सार संभाल उसकी नहीं होती, तो उसके पशु के जीवन को बचाने के लिए एक स्थिति ऐसी आती है कि हमको ये निर्णय लेना पड़ता है कि या तो पशु बचेगा या उसका पैर काटना पड़ेगा। और ये जो दुखद निर्णय हम लेते हैं, उसके पशु का पैर काटना पड़ता है उसके जीवन को बचाने के लिए। तो उस अपंग पशु को चारे के लिए, पानी के लिए हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल। तो उसके लिए एक ये साधन कृत्रिम पैर के रूप में हमने तैयार किया है। भारत का ये पहला ही कृत्रिम पैर है और अब तक काफ़ी केसेस हम कर चुके हैं और सफलता उसमें पाई है जी। तो कृत्रिम पैर एक जीवन का संबल अपंग पशुओं के लिए बनकर आया है। जी बिल्कुल। तो देखिए कितना ज़्यादा इसे हम कह सकते हैं ना सिर्फ सहारा बल्कि फ़ायदा इससे हमारे तमाम पशुपालकों को मिल सकता है, जिनको लगता है कि शायद उनका जो पशु है वो अब आगे उतना उसकी सेहत जो है बरकरार नहीं रह पाएगी, अब चल नहीं सकता है, तो वहाँ काफ़ी कारगर चीज़ है। फिलहाल एक दर्शक हैं हमारे साथ जो फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हरियाणा से अजीत जी हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा ये सवाल है कि मेरे पास एक भैंस है जो मतलब 8-9 महीने की ब्याई हुई है जी, और सर वो हरी नहीं हो रही है अभी तक। मैं उसका पूरा ध्यान रखता हूँ, खनिज मिश्रण भी डालता हूँ उसको जी। तो सब तरीके से मैं उसका पूरा ध्यान रखता हूँ, लेकिन वो हरी नहीं हो रही है। क्या कर सकता हूँ सर मैं अब? चलिए बिल्कुल, यहाँ डॉक्टर भटनागर आपके पास में आना चाहूँगा। जो उनका सवाल था कि जो इनका पशु है वो गर्भ धारण नहीं कर पा रहा है, क्या इसकी वजह से? इसमें मुख्यतः जो वजह होती है वो मिनरल्स और विटामिन्स की कमी महत्वपूर्ण है जी। उसके अलावा कुछ जो रोग होते हैं, जनन रोग, उसके कारण से भी जो पशु है वो गाभित नहीं होता है जी। तो इसके लिए ये कर सकते हैं कि वहाँ के जो पशु चिकित्सक हैं उनसे इसकी जांच कराएं जी। और जांच कराने के बाद क्या उसके अंदर दोष है उसको देखते हुए उसका जो है उपचार कराएंगे, तो मुझे लगता है इनका वो फायदा होगा। 8-9 महीने काफ़ी बड़े होते हैं और उसमें पशुपालक का बहुत नुकसान होता है जी। गायों में 2 महीने में और भैंसों में करीब 4 महीने में वापस गाभित हो जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन किस तरह का हम इसको, कुछ रोग भी इसको मान सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ब्यात के समय भी कई जो रोग हैं वो उनका प्रकोप हम देखते हैं पशुओं पर। कौन से ऐसे प्रमुख रोग हैं जिनका असर हो सकता है? ब्यात के समय जो मुख्य रोग होते हैं वो रोग हैं जैसे एक तो डिस्टोकिया होता है, तो प्रसव अवरोध जिसको हम बोल सकते हैं जी। तो उसमें बच्चे को बाहर निकालने के लिए जो सामान्य स्थिति होती है उसके अनुसार बच्चा पैदा नहीं होता है। सामान्य स्थिति में आगे के पैर और मुंह पहले आता है जी, लेकिन जहाँ तक कुछ केसेस में ये होता है कि बच्चा जो है उल्टा होता है जी। तो उसमें जब हमारे जो गांव में कुछ लोग होते हैं प्रशिक्षित होते हैं, लेकिन वो कर तो लेते हैं जी, लेकिन उनमें समस्या ये आती है कि वो जो है संक्रमण का ध्यान नहीं रखते हैं जी। तो वो अपना हाथ उसमें बच्चादानी में डालते हैं, तो वो
जो है संक्रमित हो जाती है और उसके कारण से भी बहुत बार जो है बच्चा बिल्कुल, यानी वो जानकारी जो है कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। पूरी जानकारी हो, वैज्ञानिक विधि से किया जाए तो शायद इसका का संक्रमण जो है बिल्कुल, वो ये नहीं पशु फैल चिकित्सक सकेगा। का कहने का मतलब यही है कि पशु चिकित्सक की राय अगर लें तो वो बेहतर है। अगर वो करेगा तो बेहतर है। चलिए बिल्कुल, उस बीच एक और दर्शक है हमारे साथ, उदयराम जी जुड़ चुके हैं हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका उदयराम जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, हेलो नमस्कार जी। नमस्कार मैं उदयराम पंडित बोल रहा हूँ, नौगांव हरियाणा कृषि सदस्य से। जी। उदयराम जी सवाल कर सकते हैं आप अपना। हाँ जी डॉक्टर साहब, समस्या ये है कि मेरी एक दोस्ती है मुर्रा नस्ल की, 8 महीने की नई है। जी उसके गलघोटू का इंजेक्शन लगवाया था, सारा का पशुआ लगवाया था। जी। उसके बाद मैं थोड़ा पाथा भी दिखाने लायक की बहुत कम तरह है, उदासीन रहो है। आपकी आवाज़ जो जिससे राहत मिल गया। जी उदयराम जी, आपकी आवाज़ हमें थोड़ी सी कम मिल पा रही है। मैं चाहूँगा एक बार सवाल अगर आप दोहरा दें अपना। जी अपना सवाल आप एक बार दोहरा दीजिए। हाँ, सवाल बता दिया जी। दोस्ती का टीका लगवाया था जी गलघोटू का। गलघोटू का आपको टीका लगवाना चाहते हाँ हैं? जी। जी चलिए बिल्कुल। हाँ 8 जी। 8 महीने का एक इन्होंने बार थोड़ा एक तो पाथा दिखाने लायक की जी। और उदास रहे है, तरह भी बहुत कम से। इसका थोड़ा उपचार बताओ जो टीका की जो है ना। चलिए बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा इन्होंने बताया हमें सवाल जिनका समझ पाए हम, गलघोटू का ये टीका लगवाना चाहते हैं और लगभग 8 महीने का अभी समय बताया है उसके लिए। तो किस तरीके से इनको और बातों का ख्याल रखना चाहिए? अगर हम उम्र गलघोटू भी का जो देखते टीका हैं। है वो जी। बरसात से पहले लगता है और वो साल में एक बार लगता है। जी तो ये जितने भी पशु चिकित्सा केंद्र हैं उन पे मुफ्त में लगता है। जी। तो बरसात से पूर्व मई या जून में ये अपने पशु को वहाँ ले जाकर ये जो गलघोटू का टीका है वो लगवा सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं। चलिए बिल्कुल। तो आप देखिए, जो जैसा कि यहाँ हमारे विशेषज्ञ उन्होंने बताया कि निःशुल्क रूप से आप इसको लगवा सकते हैं। एक और दर्शक हैं जो राजस्थान से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गोविंद राम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, संपर्क शायद यहाँ टूट चुका है गोविंद राम जी से। डॉक्टर तपेश, आपके पास में आना चाहूँगा यहाँ। जैसे आपने कहा कि अगर हम बात करते हैं पशु में अपंगता की, तो उसको दूर करने के लिए एक शायद कारगर विकल्प हमारे पास से यही है, लेकिन इसकी जो जानकारी है आपको क्या लगता है कैसे जो हमारे पशुपालक हैं उन तक पहुँचनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा तो यही माध्यम है, संचार का जो माध्यम है, इसके द्वारा पशुपालकों तक जानकारी पहुंचती है। मीडिया एक सशक्त माध्यम है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पहुंचती है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, वो भी है। साथ ही जो राजस्थान और राजस्थान के बाहर जो हमने जाके केसेस किए हैं, जो मेले लगे हैं, उनमें भी हमने स्टॉल लगा के प्रचार के लिए काम किया है इसमें। क्योंकि पशु अपंगता एक नया विषय है। इस विषय में अगर हम चर्चा करें तो देखें कि जो अपंगता मनुष्य में होती है वही अपंगता पशु में भी होती है। लेकिन मनुष्य में उसके भाव अलग होते हैं, पशु में उसके भाव अलग होते हैं। जैसे अगर हम देखें मनुष्य के अंदर मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक अपंगता होती है, तो वो अपंगता पशुओं में कोई ज्यादा महत्व नहीं रखती। बोलने की पशुओं में कोई ज्यादा अपंगता महत्व नहीं रखती। लेकिन लोकोमोटर डिसफंक्शन यानी शारीरिक में कार्य की के जो आपके चलने फिरने की जो अपंगता है, चाहे जो जन्मजात हो चाहे एक्वायर्ड हो, परिस्थिति जन्य हो, पशु की शारीरिक अपंगता सबसे बड़ा महत्व रखती है। और 90% जो अपंगता होती है पशुओं में, वो शारीरिक अपंगता में यही अपंगता सबसे ज्यादा होती है। ये आपके जेनेटिकल भी होती है, जन्मजात भी हो सकती है। जैसे सुपरफिशियल फ्लेक्सर टेंडन और डीप डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन, जैसे कई बार हम देखते हैं कि पशु जब होता है तो उसके पांव मुड़े हुए होते हैं, तो एक साधारण से ऑपरेशन से वो ठीक हो जाते हैं। जैसे मानव में पोलियो का करेक्शन का होता है, ऐसे इनमें भी करेक्शन का होता है। लेकिन अगर दुर्घटनावश अगर उसका पांव हमको काटना पड़ता है तो उसके लिए कृत्रिम पैर हमारे लिए उपयोगी है। तो उस अपंगता की हम एक अपंगता को लेकर हम चले हैं और इस अपंगता वाले विषय के अंदर कृत्रिम प्रोस्थेटिक, जिसका नाम हमने कृष्णा प्रोस्थेटिक लिम्ब रखा है, ये क्योंकि नाम भी बड़ा रोचक रहा है कि कृष्णा एक पहला बछड़ा था जिसके हमने स्किन लगाया था, उसी से नाम इसका कृष्णा नाम रहा। और प्रोस्थेटिक जो हम साधारण भाषा के अंदर कहें तो ऐसी चीज जो हम बाहर से इम्प्लांट करते हैं, कृत्रिम रूप से बनी होती है, चाहे वो शरीर पे बाहर लगाएं चाहे शरीर के अंदर लगाएं, उस प्रोस्थेटिक को, इसलिए कृष्णा प्रोस्थेटिक लिम्ब एक हमने इसका नाम रखा। तो ये एक सशक्त माध्यम है पशुओं के लिए। बिल्कुल डॉक्टर तपेश, लेकिन अभी तक इस तरह के कितने मामले जो हैं आपके सामने आ चुके हैं जब हम कृत्रिम पैर की बात करते हैं पशुओं में?
किस तरीके से और कितने किसान जुड़े हैं अभी तक, ये आपके पास पहुँचे हैं समस्या को लेकर? देखिए, समस्याएं और निदान दोनों हमारे हाथ में है। जी। समस्या ये रहती है कि इतने सारे केसेस मिल रहे हैं और निदान ये है कि उनके कृत्रिम पैर लगाने हैं, लेकिन सब जगह पहुंच पाना एक साथ संभव नहीं हो पा रहा। तो जितना भी समय मिल पा रहा है हम जाके उनके लगाने के केसेस कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि केस जितना नया होगा उसमें उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे जी। क्योंकि होता क्या है कि मानव को आप समझा सकते हो कि आपको इस तरह से चलना है, लेकिन एनिमल्स को एक बार जब अपंगता के अंदर वो आ जाता है तो उसके दूसरे पैर पे उसका लोड भार पड़ना पड़ेगा और उसमें डिसेबिलिटी मतलब मेल फंक्शन होना शुरू हो जाएगा और उस पर ज्यादा लग्जेशन होगा, उसके टेंडन ज्यादा घिसेंगे क्योंकि शरीर का भार उस पैर पे आ रहा है, वो भी नुकसानदेह होगा। तो उसकी एक अपंगता को ठीक करने से हमें दूसरी अपंगता का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हम जितनी जल्दी हम ये लगा सके कृत्रिम अंग तो उतना ही बढ़िया रहता है। अच्छा, दूसरा उसको लगाने के बाद में उसको फिजियोथेरेपी देनी होती है क्योंकि उसको वापस नॉर्मल ढंग से चलाने के लिए एक फिजियोथेरेपी का सेशन हम 15 से 20 दिन का देते हैं ताकि वो अपने शरीर के भार को वापस एडजस्ट करके चलना प्रारंभ करें। चलिए, बिल्कुल इस उपचार के बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए हेलो किसान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं ब्यात के समय पशु प्रबंधन, उसके साथ साथ ही पशुओं के लिए कृत्रिम पैर। इस पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। टोल फ्री हमारा नंबर जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और फिलहाल एक दर्शक भी हैं जो कि मध्य प्रदेश उज्जैन से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्री राम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? सर, वो गाय लेना है जर्सी, तो कहाँ से लेना चाहिए? जी, मैं चाहूँगा अपना सवाल आप दोहरा दें। जी सर। जी सर, हमें गाय लेना है शंकर जर्सी, तो कहाँ से लेना चाहिए? चलिए, आप जर्सी गाय जो है इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। कम 10 से 12 लीटर दूध वाली चाहिए। और वो जैसे यहाँ हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में वो सूट होती है कि नहीं उसका वातावरण? जी चलिए, बिल्कुल डॉक्टर भटनागर, देखिए क्योंकि विषय हमारा हालांकि अलग है, लेकिन जानना चाह रहे हैं ये गाय लेना चाहते हैं जर्सी नस्ल की, जिसका दूध उत्पादन क्षमता भी इन्होंने बताई, तो मैं चाहूँगा अगर आप इनको जवाब दें। अगर ये उज्जैन मध्य प्रदेश के पशुपालक हैं जी, तो इनके लिए एक तो भीलवाड़ा क्षेत्र जो है राजस्थान का, वहाँ से शंकर नस्ल की जर्सी नस्ल के पशु मिल सकते हैं जी। और दूसरा जो है वो गुजरात में भी जो क्षेत्र है जूनागढ़ और इसके आसपास का क्षेत्र, वहाँ से भी ये अपना पशु जी क्रय कर सकते हैं। बिल्कुल, इस नस्ल का ये चयन कर सकते हैं, लेकिन इनको ये ध्यान भी रखना चाहिए कि पशु जब भी ये खरीदे तो उसमें ये देखें कि एक तो 2-3 टाइम का दूध उनका जी जरूर अपने सामने निकलाए। उसके बाद में जो ब्यात हो उसकी वो पहली या दूसरी ब्यात का पशु खरीदे जी। तीसरा ये इस बात का ध्यान रखें कि जो पशु हो वो ताजा ब्याया हो जी, उसके साथ में बछड़ा हो और दूध का जो उत्पादन है वो जो 10 से 12 लीटर ये कह रहे हैं तो उसका आकलन भी करें जी, और ये देखें कि क्या बाजार के दर के हिसाब से ये उपयुक्त है या नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हम जैसे बात कर रहे थे ब्यात के समय पशु प्रबंधन की, तो क्या उस वक्त जो दूध उत्पादन क्षमता है वो प्रभावित होती है पशु की? ब्यात के समय जो दूध है वो शुरुआत में थोड़ा कम होता है, लेकिन जब 15 दिन 20 दिन का समय निकल जाता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है और जैसे ही पशु ज्ञाभित होता है उसके बाद में ज्ञाभित होते ही नहीं कम होता है, लेकिन उसके 2-3 महीने बाद में दूध जो है धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई ज्ञाभित पशु है तो उसको हमको 2 महीने पहले उसका दूध सुखाना जरूरी है। चलिए, बिल्कुल इस बात का हमारे पशुपालक भाई हैं उनको ख्याल रखना होगा। फिलहाल मंदसौर से हमारे साथ एक और दर्शक हैं जो जुड़ चुके हैं। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं?
जी सर, हम यही जानना चाहते हैं कि पशु ब्यात के समय क्या क्या सावधानी बरते ताकि वो साल भर सही दूध दे सके। चलिए बिल्कुल, विष्णु जी जो जानना चाह रहे हैं, हमारे और भी दर्शक हैं यही जानना चाहते हैं और किन किन बातों का ख्याल रखें, क्या सावधानी ब्यात के समय एक तो प्रसव से पूर्व जो ध्यान हमको रखना है वो ये रखना है कि पशु जो है वो शांत वातावरण में रहे। जी। दूसरी बात, उसको हल्का व्यायाम दें, उसको दौड़ाए नहीं, उसके कोई चोट नहीं लगे, वो गिर नहीं जाए, वो ध्यान रखें। तीसरी बात हमें ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो उसको सूखा करने का जो मैंने बताया कि 2 महीने पहले उसको कम से कम उसको जो उसका दूध है उसको बंद कर दें। अन्य पशुओं से उसको 15 दिन पूर्व अलग कर दें। जी। जिन पशुओं में पहले गर्भपात की समस्या हो चुकी है उन पशुओं से उसको अलग रखें, दूर रखें। जब पशु जब ब्याने लगे उस समय उसके नीचे जहाँ जहाँ हम उसको काविंग हो रही है जी। उस जगह बिछावन बिछाएं और इस बात का ध्यान रखें कि जो बछड़ा है जी उसके अंदर जब बछड़ा हो जाए उसका मुंह और नथुना साफ करें। जो योनि और गर्भाशय का भाग पशु का है उसको भी साफ करें अच्छी तरह से और इसकी जो नाल है उसको काट कर उसको टिंचर आयोडीन में डुबोएं। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ एक और बात कही जाती है कि जो नवजात शिशु है उसको खीस पिलाना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, वो किस वजह से? खीस जो है वो जैसे कि वीडियो में बताया था अभी आपके सामने कि जो वजन है उसका 1/10वां हिस्सा खीस उसको पिलाना चाहिए। जी। खीस जो है उसमें 2.3 ग्राम प्रति लीटर कैल्शियम की मात्रा होती है। जी। उसके अलावा विटामिन भी उसमें भरपूर होता है और उसमें एक जो विशेष बात होती है वो ये होती है कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जी। जो ताउम्र पूरी जिंदगी उस बछड़े को बीमारियों से रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। चलिए बिल्कुल, ये तो खीस काफी बहुत महत्वपूर्ण चीज है और ज्यादातर किसान खीस को पिलाते नहीं है। तो ये एक गलती है जिसको कहीं ना कहीं हमारे जो पशुपालक हैं उनको सुधारना होगा। जो नवजात शिशु हैं के पशु के उनको खीस आप ज़रूर पिलाएं। फिलहाल हमारे साथ उत्तर प्रदेश से यहाँ पर फोन लाइन पर सूरज जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब जी। हमें पूछना है कि जैसे हमारी तो भैंस है जी, तो 2 दांत की हो गई हैं, तंदुरुस्त भी हो गए, तो उनको कोई सुई भी लगवा दे, आवाज वो गरमा नहीं रही है अभी, तो उनको टीका उका लगवा दें, कोई सुई हुई है? चलिए बिल्कुल, ये चाह रहे हैं कि 2 दांत की हो गई हैं और ये चाहते हैं कि उसको अगर टीका लगवा दिया जाए और आगे होगा। अगर वो 2 दांत की हो गई है और उसका वजन करीब 250 से 300 किलोग्राम हो गया है तो टीका लगवाने में कोई आपत्ति नहीं है जी, और उसको आप टीका लगवा सकते हैं। चलिए बिल्कुल, उसको टीका देखिए आप यहाँ लगवा सकते हैं। उसके साथ साथ हम लगातार बात कर रहे हैं पशुओं में कृत्रिम पैर को लेकर भी। डॉक्टर तपेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा भी आपने बताया कि जो अपंगता है उसको हम कई तरीके से देख सकते हैं, लेकिन क्या इसके लिए जो अलग अलग परिस्थितियाँ हम यहाँ देख सकते हैं? क्योंकि जो पशु हैं उनका ना सिर्फ आकार, वजन, सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं, तो उसको देखते हुए किन किन परिस्थितियों में जो जिस लिम्ब का आपने जिक्र किया वो कारगर रहेगा? देखिए, कृत्रिम पैर जो हम काम में ले रहे हैं वो बिलो मेटाकार्पल और बिलो मेटाटार्सल यानी पशुओं के अगले पैर में घुटने से नीचे अगर पाँव कटा हुआ है तब अपन उसको लगा सकते हैं, और पिछले पैर में पिछले घुटने से नीचे जो पाँव कटा हुआ है उसको हम लगा सकते हैं। जैसे कि ये दिखाने का है, इसमें मूल रूप से 3 भाग होते हैं। ये सॉकेट होता है, ये शैंक होता है, ये नीचे हम पैडिंग के लिए लगाते हैं, ये बेल्ट और वेलक्रो उसको बांधने के लिए काम होता है जी। इसके अंदर एक सॉकेट, उसको जो कटा हुआ हिस्सा होता है, जो पाँव का कटा हुआ हिस्सा है, उसको सपोर्ट देने के लिए ये हम काम में लेते हैं ताकि पैडिंग भी रहती है और उस पर चोट नहीं लगती, इंजरी नहीं होती जी। इस पे हमने कई मटेरियल काम में लिए। सबसे पहले हमने HDPE मटेरियल काम में लिया, उससे पहले हमने PVC पाइप काम में लिया। तो अलग अलग मटेरियल यूज़ किए, अलग अलग स्ट्रेंथ यूज़ की, अलग अलग बॉडी वेट के अकॉर्डिंग एनिमल्स को कौन सा किस में उपयोगी है, क्योंकि अगर पशु का भार ज़्यादा होगा और हम कम स्ट्रेंथ का मटेरियल काम में लेंगे तो वो टूट जाता है, वो उसमें उपयोगी नहीं रहता वो। अगर ज्यादा भारी मटेरियल हम काम में ले रहे हैं तो वो पशु के पांव को भारी कर देता है, वो उसको चलने फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कई मटेरियल हमने यूज किए। वर्तमान में हम पॉलीप्रोपाइलिन मटेरियल को हम यूज कर रहे हैं और वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, बिल्कुल एक्सट्रीम टेम्परेचर और हाई और लो को कंट्रोल कर सकता है, उसमें खराब भी नहीं होता, बनाने में भी आसान है, सस्ता भी है। तो
ये मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं और घुटने में अगले पैर में और पिछले पैर में घुटने से नीचे अगर पाँव कटा हुआ है तो उसमें ये कृष्णा प्रोस्थेटिक लिम्ब काम में आ सकता है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब कितने समय तक ये कारगर रहेगा जो पशुपालक हैं उनके पशु के? देखिए, ये मटेरियल टूटने वाला तो है नहीं। अगर सही नाप ले रहे हैं, सही बनावट है और सही तरह से फिट है पशु के शरीर में, तो ये टूटने वाला तो नहीं है जी। इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी आ सकती है ये है कि अगर हम ग्रोइंग पप के अंदर, उसमें काफ के अंदर हम लगा रहे हैं, यानी 2 से 3 साल का जो काफ है, बछड़ा है या बछड़ी है या कोई पशु है जिसका शरीर का वजन बढ़ रहा है, शरीर की वृद्धि हो रही है, उसके अंदर हम लगा रहे हैं, तो उसको साल भर में आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब पशु एक सामान्य उम्र के बाद में, यानी 4 से 5 साल के बाद उसकी ग्रोथ लगभग रुक जाती है, उसके बाद शरीर का वजन ही बढ़ता है, तब एक निश्चित पाँव बन जाएगा और उस पाँव को आप लेके काम में ले सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको, अगर नवजात पशु से हम शुरुआत कर रहे हैं तो आपको हर साल उसको बदलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो आप साल दर साल देखिए इसको थोड़ा सा जो बदलाव है इसमें आपको करना पड़ेगा, और इसके लिए ज़रूरी यही कि जो ना सिर्फ जो विशेषज्ञ हैं उनकी आप सलाह भी लेते रहें। साथ ही यहाँ डॉक्टर भटनागर आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कभी कभी जैसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बिछावन की आपने यहाँ बात कही थी कि जो ब्यात का समय है उस दौरान जो बिछावन है उसको काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसको अच्छे से हमें करना चाहिए। किन किन स्थितियों की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपने बताया कि नवजात के लिए तो आपने बताया था हमें, लेकिन जो हमारा पशु है उसके लिए जो बिछावन है किस तरह का रहना चाहिए? देखिए, ये जो नया जो तरीका है उसमें पशु जो है ज़्यादातर पक्के फर्श पर रहता है, और उसमें पक्के फर्श में भी बहुत जगह मैंने देखा है कि चिकना फर्श बना देते हैं। बिल्कुल, तो उसमें गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा फिसलन की वहाँ अधिकतर देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी भी रहता है, गोबर भी रहता है, गंदगी भी रहती है, तो ये सब होने से पशु को फिसलने का बहुत भय है। और अगर पशु के लिगामेंट्स जो होते हैं, पिछले पैर अगर चौड़े हो गए, अगर लिगामेंट्स टियर हो गए, तो फिर पशु का बचना संभव नहीं है जी। तो एक तो ये बातों का ध्यान रखें कि उसमें कुछ बीच में लाइनें डालें, धारियाँ डालें, जो भी फर्श बनाए उसमें बीच में धारियाँ डालें जी। सफाई के लिए मैं मानता हूँ कि ये पक्का फर्श जरूरी है, लेकिन जो हमारे राजस्थान में जो रेगिस्तान का एरिया है वहाँ पे लोग रेती में पशु को रखते हैं जी, और वो बहुत ही अच्छा बेडिंग का काम करता है। बिल्कुल, तो पशु को एक ही जगह बंधा रखना भी एक अच्छी सोच नहीं है जी। पशु को दिन के समय आप खुला रखें, अपने बाड़े में रखें जी। वहाँ पर वैसे ही जो गोबर गिरता है उसके कारण से बेडिंग बन जाता है और बेडिंग उन पशु को बैठने में आसानी रहती है। चलिए, बिल्कुल इसके बारे में और भी सवाल आपसे हम करेंगे, लेकिन फिलहाल एक दर्शक हैं जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो सर। हेलो, हाँ नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ, मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, विशाल आड़े जी। सर, जो गाय का बच्चा पैदा होता है, जो पहले दिन से उसे चीक दूध पिलाना चाहिए या नहीं? चीक दूध बोले तो किस? चलिए, बिल्कुल महाराष्ट्र से जुड़े हैं, जानना चाह रहे हैं कि जो बच्चा है जैसे हमने बात की थी उसको खीस पिलाना चाहिए कि नहीं? बच्चे को जो भले वो गाय का बच्चा हो, भले वो भैंस का बच्चा हो, खीस जो है वो पहले 2 घंटे के अंदर पिलाना आवश्यक है जी। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 50% उसमें खीस की मात्रा होती है जो है वो इसलिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में धीरे धीरे जो खीस की जो मात्रा होती है, जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। दूसरी बात यह है कि जो खीस है वो 2-3 दिन तक बराबर पिलाते रहें और जब तक खीस रहे तब तक आप उस बच्चे को जरूर उस खीस को पिलाएं। बिल्कुल, अगर हम चाहते हैं नवजात शिशु जो है वो निरोगी रहे तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण, और दिन में 3-4 बार पिलाएं जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो दिन में 3 से 4 बार आपको ज़रूरी है कि जो आपके पशु का नवजात बच्चा है आप उसको खीस पिलाएं और दिन में 3 से 4 बार आप उसको ज़रूर पिलाएं, तभी उसको फ़ायदा होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो और बेहतर हो सकेगी। कार्यक्रम में फ़िलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं ब्यात के समय पशु प्रबंधन और पशुओं के लिए कृत्रिम पैर, इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। टोल फ्री हमारा नंबर जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अभी तक कई दर्शक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ खासतौर से अगर डॉक्टर भटनागर हम बात करते हैं, क्योंकि ब्यात की अगर हम बात करते हैं, आपने जिक्र किया कि जब भी अगर वो पशु खरीदना चाहते हैं, हमारे पशुपालक जो हैं ना सिर्फ ब्यात का ख्याल रखें बल्कि दूध सुखाने का आपने जिक्र किया, तो उसके लिए क्या कोई वैज्ञानिक विधि है, किस तरीके से जो हमारे पशुपालक हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए? जो दूध सुखाना है वो 3 विधियां हैं उसकी। एक तो पहली विधि है आधा दूध निकालना जी। उसमें आपको जो दूध निकालना है वो आधा निकालना है। मतलब जैसे आप का पशु अगर 5 लीटर दूध देता है तो आपको 2.5 लीटर ही निकालना है जी। और धीरे धीरे आप ऐसे आधा निकालते जाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे दूध जो है वो कम होता जाएगा और फिर आपको एकदम उसका दूध को बंद कर देना है जी। दूसरी विधि जो है उसको है रुक रुक कर दूध जो है वो सुखाना है जी। उसमें आपको सुबह का निकालना है, शाम का नहीं निकालना है। जैसे एक पहली बार तो आपको 2-3 दिन तक ऐसे करना है, फिर आपको 2 दिन के गैप पे एक बार निकालना है जी, फिर आपको 3 दिन के गैप पे एक बार निकालना है और उसके बाद में जब वो हो जाए तो आपको एकदम बंद कर देना है जी। तीसरी जो विधि है उसमें एकदम बंद कर दिया जाता है दूध, लेकिन उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि पशु में मैस्टाइटिस थनैला रोग नहीं हो जी। अगर वो होगा तो उसमें और ब्याने के बाद में उसका खतरा बना रहेगा। चलिए इसके बारे में आपसे मैं यहाँ बात करूँगा, लेकिन इससे पहले डॉक्टर तपेश आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ डॉक्टर भटनागर ने हमें बताया कि जो रोग हैं कई तरह के हो जाते हैं, लेकिन अगर हम पशु को कृत्रिम पैर लगा रहे हैं उस वक्त अगर वो किसी रोग से ग्रसित है तो क्या इसके कुछ अगर हम कहें कि दूसरे प्रभाव जो हैं जो कहीं ना कहीं पशु की सेहत के लिए नुकसानदायक, कुछ ऐसा भी इसमें हम मान सकते हैं? देखिए, पशु को अगर सामान्य रोग है जैसे उसको अपच है या कोई बुखार है या किसी दूसरा संक्रमण बीमारी है तो उसका तो इलाज अलग हो सकता है, उसको इससे कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये तो उसके चलने फिरने के लिए है। लेकिन इस कृष्ण प्रोस्थेटिक लिम्ब की भी कुछ लिमिटेशन होती है, क्योंकि जैसे ये कृत्रिम पैर है तो कृत्रिम है तो इसको आप 24 घंटे नहीं लगा सकते, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 से 8 घंटे लगा सकते हो। और लगाने का कार्य जो करना होता है वो जो पशुपालक भाई है हमारे, जो उसका मालिक है गौवंश का या पशु का, उसको ये काम करना होता है। जैसे आपने सुबह लगा दिया उसके पैर को और शाम को 5-6 घंटे बाद जब पशु वापस अपने बाड़े में आ जाता है तो आपने उतार दिया उसको। तो ये अगर हम उसको ज़्यादा समय तक काम में लेंगे, 7 से 8 घंटे ज़्यादा काम में लेंगे तो जो उसका कटा हुआ अंग है उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर पड़ने से वहाँ पे घाव बनने शुरू हो जाएंगे, तो ये इसकी लिमिटेशन भी है। दूसरा, ये जितने फ्रेश केसेस हैं उसमें जल्दी लगता है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि अगर जो कटा हुआ पाँव है या कटा हुआ जो हिस्सा है वो मांसपेशियां असक्रिय होनी शुरू हो जाती हैं, एट्रोफी जिसको हम साइंटिफिक भाषा में कहते हैं, और साथ ही जो लिगामेंट्स होते हैं, नर्व होती हैं, वो सिकुड़ने लग जाती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके पैर के अंदर बेंडिंग आने लगता है, तो पाँव सेल्फ खुद मुड़ने शुरू कर देता है, तो उसमें ये पाँव लगाने में परेशानी होती है। पहले या तो उसको ठीक करें, उसको वापस पैर को सीधा करें और फिर ये पाँव लगाएं। तीसरा, जो इसमें जो मटेरियल यूज करते हैं उससे हम प्रॉपर उसका mm का कितने 5 mm का ले रहे हैं, 8 mm का ले रहे हैं, 6 mm का लेना है, वो उसकी एनिमल की बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है जी। तो ये कुछ हमको सावधानी उसमें रखनी पड़ती है, तभी ये काम सही तरीके से हो पाए। बिल्कुल, तभी बेहतर ढंग से हम मान सकते हैं कि ये जो एक पूरी देखिए उपचार है, ये उपचार तभी होगा जब आप उसको पूरे वैज्ञानिक विधि से करेंगे। लेकिन इसके लिए डॉक्टर तपेश अगर हम उपलब्धता की बात करते हैं तो कैसे जो पशुपालकों को ये उपलब्ध हो सकता है? देखिए, सीधा सबसे सरल उपाय जो मैं पशुपालक भाइयों को बता सकता हूँ यह है कि आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाएं, वहाँ के पशु चिकित्सक को कहें कि मेरे पास ये पशु है, वो इसकी व्हाट्सएप पे फोटो खींचेगा और हमको भेज देगा। तो हम पहले ही बार उसको देख के यह जांच कर सकेंगे कि इसमें पाँव लग सकता है या नहीं लग सकता जी। क्योंकि इसमें पशु के पास हमको 2 बार जाना पड़ता है, पहले पशु का नाप लेने के लिए, क्योंकि यह पैर बाजार में नहीं बन सकता, कमर्शियल या व्यावसायिक रूप में इसका उत्पादन नहीं हो सकता। हर पशु का पाँव का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, वो अलग होता है, उसके उभार अलग होते हैं, उसके प्रेशर सेंसिटिव, प्रेशर टॉलरेंट एरिया अलग होते हैं। तो इसके हिसाब से उसका नाप लिया जाता है और फिर उसको तैयार किया जाता है और फिर हम दोबारा दूसरे विजिट में पशु के पास जाते हैं और उसके पाँव लगाते हैं। उसके बाद 15 से 20 दिन का फिजियोथेरेपी सेशन होता है। उसके बाद पशु वापस अपनी गतिविधि के अंदर, सामान्य गतिविधि में और सामान्य रूप से जीवन जीने के लिए सक्षम हो पाता है। बिल्कुल, तो यानी कुछ समय लगता है लेकिन उसके बाद जो पशु है उसको हम सामान्य मान सकते हैं। बिल्कुल, मेहनत करनी पड़ती है पशु को भी और पशुपालक को भी जी।
बिल्कुल देखिए, दोनों की जो मेहनत है वो हम मान सकते हैं कि दोनों को मेहनत करनी पड़ती है, और वो ये मेहनत जो है उसका नतीजा हमारे सामने जब बाद में आता है, जो पशु है हमारा, उसकी सेहत हमें ठीक लगती है और वो ढंग से चल फिर सकता है। कार्यक्रम में यहाँ हम फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हेलो किसान। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं ब्यात के समय पशु प्रबंधन और पशुओं में कृत्रिम पैर, इसके बारे में आप भी जान सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल आशिम है हमारे साथ, जो कि गुजरात से जुड़ चुके हैं। आशिम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो सर, हमारी एक संकर गाय है, वो अभी बयान हो गया उसकी जी। हाँ, वो अभी उसको क्या क्या वो खिलाया जाए उसको, और एक गाय उसका अभी बयान पूरा हो रहा है, वो 20 तारीख को अभी जी। तो उसके लिए क्या ख्याल रखा जाए? चलिए, अभी ब्यात हुई है हाल फिलहाल में ही, उसके लिए क्या खिलाया जाए और किस तरीके से, जो और क्या खुराक उसको दें, किस तरीके से देखभाल करें? उसका ब्यात अगर अभी हुआ है जी, तो उसको जो खिलाने के लिए है, सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखें कि जो पशु जब ब्याता है उस समय उसको गुड़ का पानी, गुनगुना गुड़ का पानी जी, उसको दिन में 3-4 बार 2-3 दिन तक देना है। उसके बाद में उसके साथ में आप यूट्रेट्रॉन जो है या रिप्लेंटा जो बाजार में उपलब्ध है जी, वो आप 100 ml दिन में 2 बार 5 दिन तक करीब देंगे जी, तो उससे उसकी गर्भाशय की सफाई हो जाएगी जी। तीसरी जो बात है, जो उसको आहार की बात है, आहार में उसे सूखा चारा दें जी, और जो दाना है उसमें गेहूं का दलिया, आप करीब 1.5 से 2 किलो गेहूं का दलिया लें जी, उसमें आधा किलो गुड़, करीब 250 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम सौंठ जी, कुछ खोपरे के गोले भी आप उसमें डाल सकते हैं, और करीब आधा किलो उसमें सरसों का तेल, ये सब मिलाकर उसे कम से कम 6-7 दिन तक आपको ये देना है। चलिए, बिल्कुल ये सावधानी हमारे जो पशुपालक हैं उनको अपनानी होगी। फिलहाल रतलाम से हमारे साथ एक और दर्शक हैं, समरथ जी, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। समरथ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी जी, सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जी, कि यहाँ जैसे अब मेरे पास भैंस वगैरह है, तो अब मेरे पास एक भैंस का बच्चा, मतलब जो फर्स्ट बार, तो वो क्या है, बार बार हिट पे आ रहा है और मतलब ठहरता नहीं। जी, आप जो बता रहे हैं कि भैंस का बच्चा है आपके पास? जी, 4 साल की हो गई है वो जी, और मतलब हिट पे आती है, मतलब हर महीने 1.5 महीने में हिट पे आती है, पर जैसे अपन उसको ये क्रॉस करते हैं ना, तो मतलब ठहरती नहीं है वो। चलिए, बिल्कुल हिट पाती है लेकिन ठहरती नहीं है। 4 पशुपालक साल भाइयों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमको ध्यान रखनी है, जब भी पशु हीट में आता है उसके लक्षण होते हैं, उसके द्वारा आप पता करते हैं कि भाई ये पशु अभी हीट में आया है जी। उसके 12 घंटे बाद ज्यादातर पशुपालक ये करते हैं कि जैसे ही पशु हीट में आता है उसको क्रॉस कराने के लिए, या उसको आजकल जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से उनमें नंबर रहते हैं, पशु चिकित्सक के भी रहते हैं, पशुधन सहायक के भी रहते हैं जी, तो सीधा उसको बुला दिया, अगर वो आपके घर के आसपास है उसी समय आकर वो पशुपालक की जो भैंस है, गाय है, उसको ज्ञाभित कर देता है। अगर आप 12 घंटे बाद ज्ञाभित कराएंगे, 12 घंटे के बाद में अगले 24 घंटे आप किसी भी समय पशु चिकित्सक या पशुधन सहायक को बुलाकर उसको ज्ञाभित कराएंगे तो आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर भटनागर जानना चाहेंगे आपसे, कभी कभी हम देखते हैं ज़्यादातर पशुओं में समस्या आती है, जो गर्भाशय का कुछ हिस्सा है वो बाहर निकलने लगता है, उसके लिए जो पशुपालक हैं वो क्या कर सकते हैं? ये ब्याने से पूर्व भी हो सकता है और ब्याने के बाद भी हो सकता है जी। ब्याने से पूर्व 1-2 महीने में भैंसों में विशेष तौर से ये शिकायत रहती है। उसका जो प्रमुख कारण है वो कैल्शियम की कमी सबसे ज्यादा बड़ा कारण जो होता है। बाकी और भी कारण हो सकते हैं कि आपका प्रसव है वो कठिन प्रसव हुआ हो, झेर आपकी अगर अधिक देर तक अंदर रह गई हो,
इसके अलावा आपका पशु जो है कमज़ोर हो जी, उसमें भी ये हो सकता है। बच्चे को अगर आपने खींचकर गलत तरीके से बाहर निकाला है ब्याते समय, तो वो भी एक कारण हो सकता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। इसके लिए जो मुख्यतया जो हमारे पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए वैसे तो जी, लेकिन आप कुछ चीज़ें घर पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो है जैसे रात के समय है और आपका इस तरह का कांटा निकल रहा है, इस तरह का जो बाहर निकल रहा है, योनि और गर्भाशय बाहर निकल रहे हैं जी, तो आप ये कर सकते हैं कि एक लाल दवा जो होती है पोटेशियम परमैंगनेट है, उसका घोल ठंडे पानी में बना ले। बिल्कुल। और जो ये भाग बाहर निकला हुआ है उसको अच्छी तरह से उसको साफ कर लें जी। साफ करने के बाद उसे साफ कपड़े से उसको पोंछ लें। और आजकल एक बाजार में एक दवा उपलब्ध है जो हर किसान भाई को अपने पास में रखनी चाहिए, पोपिन स्प्रे उसको बोलते हैं। तो पोपिन स्प्रे जब आप इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो जो ये गर्भाशय है या जो वेजाइना है वो जो फूल के बड़ा हो गया था, उसमें बहुत सारी हवा उसमें भर गई थी, वो धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर आप उसको अंदर आसानी से बिठा सकते हैं। ऐसे पशु को थोड़ा खाना कम करना है जी, और उसको किसी ढलान वाली जगह में बांधना है, आगे से नीचा बिल्कुल और पीछे से ऊंचा, इस तरह से बांधें और उसके कैल्शियम की जो जरूरत है जी, उसको पूरा करना पड़ेगा। तो या तो आप इंजेक्शन द्वारा किसी पशु चिकित्सक से करके इंजेक्शन द्वारा लगवाएं, इंट्रावेनस भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। और आपको अगले 2 महीने के लिए 70 ग्राम मिनरल मिक्सचर उसको प्रतिदिन देना पड़ेगा। बिल्कुल, इन बातों का देखिए हमारे जो पशुपालक हैं उम्मीद करते हैं ज़रूर ख्याल भी रखेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर तपेश आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं कृत्रिम पैर की, तो उसकी उपलब्धता की अगर हम बात की जाए, क्योंकि अब ना सिर्फ हमारे जो दर्शक हैं, पशुपालक हैं, वो उसको देख रहे हैं, बल्कि और भी ऐसे पशुपालक जो चाहते हैं कि जो उनका पशु है अगर इस तरह की समस्या से जूझ रहा है या दुर्घटनावश अगर उनका पशु जो है उसको अगर कृत्रिम पैर की आवश्यकता है, तो कैसे इसकी उपलब्धता उनको हो सकती है? देखिए, बिल्कुल सीधा सा जो सरल उपाय है कि आप नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें और व्हाट्सएप पे या किसी भी मीडिया द्वारा हमें उसका एक चित्र उपलब्ध करवा दें जी। नहीं तो होता क्या है कि जैसे जयपुर में हम बैठे हैं और दिल्ली में केस है, या जयपुर में बैठे हैं और हैदराबाद में केस है, तो पहले केस को देख कर आना, फिर उसका नाप लेना, फिर वापस आके उसका बना के वापस लगाना, तो ये बड़ा हेक्टिक मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए वहाँ पे केस के पास जाके मालूम पड़ता है कि ये केस लगने लायक ही नहीं है, या इसमें कोई उपयोगिता नहीं हो सकती, या कृत्रिम पैर इसमें कारगर नहीं सिद्ध हो सकता। तो इससे बढ़िया रहता है कि एक बार आप हमें फोटो भेज दें, उसकी एक छोटी सी क्लिप बना के भेज दें, ताकि हम बैठ के एक बार जांच कर लें और आपको संदेश वापस हम भेज दें, तो वो एक सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। दूसरी एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि पशुपालक भाई भी ध्यान रखें और जो पशु चिकित्सक हैं वो भी ध्यान रखें। सामान्यतः जब हमको किसी का फ्रैक्चर वाले केस के अंदर पाँव को एम्प्यूट करना पड़ता है, काटना पड़ता है, तो अगर हमें प्रोस्थेटिक पे जाना है, 2 तरीके होते हैं, या तो जहां से फ्रैक्चर हुआ है वहां से पैर को काट दिया जाए और वहाँ पे नेचुरल उसको हीलिंग को होने दें। दूसरा तरीका होता है जो अपर जॉइंट की जो बोन है, जहाँ जॉइंट का आर्टिकुलेशन है, वहां से हम उसको एम्प्यूट करते हैं। तो दोनों तरीके फील्ड में होते हैं, लेकिन अगर प्रोस्थेटिक पे अगर आपको जाना है तो साइट ऑफ फ्रैक्चर जो है वहीं से आपको एम्प्यूट करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा बोन लेंथ हमको मिलेगी उतना ज्यादा ही वो हमारा जो कृष्णा प्रोस्थेटिक लिम्ब है वो उसमें एंकर हो पाएगा और सॉकेट अच्छा बन पाएगा और उसमें अच्छी तरह से लग पाएगा, यानी पकड़ जो है मजबूत हो पाएगी। इसलिए जितनी ज्यादा बोन लेंथ हमको मिलेगी अगले पैर में और पिछले पैर में 5 से 7 इंच या 5 से 8 इंच हमको अगर मिलती है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया वो प्रोस्थेटिक बनता है। बिल्कुल डॉक्टर तपेश, लेकिन इसके साथ जैसा आपने बताया कि आपको जानकारी दे सकते हैं, तो कौन सी ऐसी सरकारी संस्था है जहाँ पर जाकर हमारे जो किसान भाई पशुपालक हैं वो जा सकते हैं, और किस नंबर पर जो आपने कहा व्हाट्सएप की बात कही, कहाँ वो जानकारी भेजें? नेटवर्क वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, कृष्णा प्रोस्थेटिक लिम्ब के नाम से आप उसमें सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस पर अपना मैसेज भी डाल सकते हैं। बाकी पशु चिकित्सालय या जहां भी कोई भी सरकारी माध्यम अगर आपको मिलता है उस पर आप मैसेज करें, वो अपने हम कांटेक्ट कर लेते हैं और उनको
हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। जी। और एक और बात मैं जो कहना चाहूँगा कि ये अभी तक तो हमने ये मिशन लेके चले थे और पशुपालकों को निःशुल्क लगाते हैं, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लेते। जी बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा सा सहयोग लोगों का भी मिलता रहता है और हमारा एक कारवां आगे बढ़ता रहता है। जी। तो एक अच्छे कॉज के लिए, एक अच्छे उद्देश्य के लिए लेकर चले हैं, लोगों का साथ मिलता रहता है। जी। और बिल्कुल काफ़ी बेहतर हम मान सकते हैं कि सफलतापूर्वक कदम अभी तक जो सफल भी रहा है। हाँ, और इसमें लगातार हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते जा रहे हैं। जी। और आगे भी सफलता मिलेगी ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल ज़रूर, देखिए सफलता ज़रूर मिलेगी। तमाम पशुपालक जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो उनके पशु हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। फिलहाल छत्तीसगढ़ से एक और दर्शक हैं हमारे साथ जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? सर, एक गाय। जी। हाँ हाँ सर। जी दिलीप जी। हाँ सर। सवाल कर सकते हैं आप अपना। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरी गाय अभी बच्चा देने वाली है, ठीक ना? जी। और वो गाय को क्या क्या चारा खिलाए जो कि दूध, मतलब पहला बच्चा देने वाली है, पहला बियान है उसका। जी चलिए, बिल्कुल पहली बात है। और उन्होंने बताया कि बच्चा देने वाली है, कितना वक्त है ये तो नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं 10 से 15 दिन की भी अगर हम बात की जाए तो किस तरह की खुराक जो है इस वक्त डॉक्टर साहब आवश्यक होती है? उस समय करीब 20 से 25 किलो तो हरा चारा उसको मिलना चाहिए और 3 से 4 किलो दाना पूरे दिन में उसको मिले। जी। और 4 से 5 किलो करीब सूखा चारा उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल। और अंत के दिनों में जो है मिनरल मिक्सचर की मात्रा उसकी बढ़ा दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, आखिर के दिनों में, यानी लगभग 1 सप्ताह का हम वक्त माने इसको? 15 दिन का। 15 दिन का। 15 दिन में अगर आप उसको 50 ग्राम जो है मिनरल मिक्सचर उसको मिलता रहे तो उसके लिए बहुत बड़ा उपयुक्त रहेगा। चलिए, बिल्कुल। और यहाँ ना सिर्फ हमारे जो दर्शक हैं फ़ोन लाइन के ज़रिए हमारे साथ जुड़ते हैं, बल्कि किसान कॉल सेंटर पर भी अपने सवाल दर्ज कराते हैं। कुछ सवाल हमारे पास मौजूद है, इनको हम शामिल कर लेते हैं। जो पहला सवाल है ये गुजरात से है, अनुभव का। ये डॉक्टर साहब जानना चाह रहे हैं कि इनकी गाय ने बछड़ा दिया है और उसके बाद से जो दूध है इनकी जो गाय है बहुत कम दे रही है, इसके लिए इनको क्या करना होगा? जो दूध वो कम दे रही है जी, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो एक कारण तो ये हो सकता है कि जो उसको जो उसका जो ब्यात के पूर्व जो उसकी देखभाल है जी, उसमें कुछ कमी रही हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है। जी। आप अगर दूध को लेट से बंद करेंगे, सुखाएंगे, अगर किसी पशु में लास्ट तक दूध देने की वो होती है तो वो भी उसका कारण हो सकता है। जी। एक संतुलित आहार का बहुत महत्व है और ज्यादातर क्षेत्रों में मैंने देखा है कि जो आहार है वो असंतुलित है, बिल्कुल, जिसमें प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा संतुलित नहीं। अगर हमारे घरों में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पैदा हो गया तो कार्बोहाइड्रेट खिलाए जाएंगे, अगर हमारे घरों में दालें हो गई तो वो खिला देंगे, खल खिला देंगे। तो इस तरह से नहीं, हर चीज की मात्रा, जैसे हमको अपने भोजन में सब तरह की चीजों की आवश्यकता होती है, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, यानी कि निश्चित मात्रा जो है वो देनी होगी। तो सब निश्चित मात्रा उनको देनी पड़ेगी। जी। वो मात्रा आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। उसके लिए एक ये जो फॉर्मूला है मैं बताता हूँ कि 100 किलो अगर आपका वजन है तो 100 किलो में जो जौ का दलिया है वो 15 किलो, मक्की का दलिया 15 किलो जी, उसके बाद में आपका जो चापड़ है वो 10 किलो और राइस ब्रान है वो डी ऑयल होनी चाहिए, वो 10 किलो आप डाल सकते हैं जी। 14 किलो आप मूंगफली की खल डाल सकते हैं। कपासिया और सरसों की खल जो है वो करीब 10 किलो डाल सकते हैं। मूंग की चूरी या कोई भी दाल की चूरी हो जी, वो आप 14 किलो, यानी वजन के अनुसार हम मान सकते हैं, अनुपात का ख्याल रखना और होगा। ग्वार कोरमा है वो 7 किलो डाल सकते हैं जी। और सबसे महत्वपूर्ण जो है नमक और गुड़ और मिनरल मिक्सचर। चलिए, इन ये जरूर इसमें जोड़ें जी। 2-2 किलो नमक और आपका गुड़ जी, तो 1 किलो मिनरल। चलिए डॉक्टर भटनागर, अगला सवाल हम ले लेते हैं। अगला सवाल जो है हमारे पास वो मध्य प्रदेश से है, विक्रमपुरी का। ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी जो भैंस है 7 महीने की गाभिन है अभी, उसको चारा कैसे देना चाहिए और देखरेख जो है उसकी कैसे करें? जैसे कि मैंने पहले प्रश्न में बताया कि चारा जो है उसको पूरा खाना जो है उसको मिलना चाहिए। उसमें आप ये कर सकते हैं कि जब दूध देती हुई जो गाय है उसमें हमने ये कहा है कि भैंस है उसमें आप 2.5 किलो दूध पर 1 किलो बांटा देते हैं जी। तो दूध का दाना तो हो गया 2.5 किलो पर 1 किलो। उसमें शरीर का दाना जो है वो आप 1 किलो करीब शरीर का दाना रखें जी। और जो घियाप का दाना है वो आप 200 ग्राम प्रति गर्भ के माह के अनुसार दें
तो उसमें जैसे जैसे दूध जो है वैसे कम होता जाएगा, तो दूध का दाना बंद होता जाएगा और गर्भ का जो दाना है वो बढ़ता जाएगा जी, और शरीर का दाना हमेशा चालू रहेगा। चलिए तो इस बिल्कुल। तरह से आप तय कर सकते हैं कि उसको कितना दाना देना है। चलिए, किस तरीके से आपको आहार देना है। अगला सवाल जो है हमारे पास ये तमिलनाडु से है, बिनेश का। डॉक्टर तपेश, पहले आपसे हम जवाब यहाँ इसका लेंगे। इनका कहना है जो गाय है वो खुद से खड़ी नहीं हो पाती है और 2 से 3 आदमी मिलकर उसको खड़ा करते हैं, ऐसा क्यों है? इसका इलाज क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, गाय अगर अपने आप खड़ी नहीं हो सकती तो सबसे पहला जो आशंका होती है कि उसको स्पाइनल इंजरी रही होगी। सामान्यतः ये देखा गया है कि गांव में पशु घूमते रहते हैं और अगर वो कहीं इधर उधर मुंह मारते हैं तो एक लकड़ी लेके हम सीधे उसकी पीठ के ऊपर मारते हैं। तो जो स्पाइनल इंजरी, रीढ़ की हड्डी पर जो चोट लगती है वो एक कालांतर में भयंकर रूप ले लेती है। अगर गाय खड़ी अपने आप खड़ी नहीं हो सकती और 2-3 जने मिलके उसको खड़ा करते हैं तब खड़ी होकर चलती है तो 100% वो स्पाइनल इंजरी का ही केस मुझे लग रहा है। साथ में जो नर्वाइन टॉनिक है वो हमको देने चाहिए और उसकी थोड़ी सी सार संभाल हमें ज्यादा करनी चाहिए। जबरदस्ती उसको खड़ा करने की कोशिश नहीं करें, उस समय उसको आराम दें ताकि वो जो चोट है वो वापस जो नर्व टिश्यू हो रहे हैं आपस में डैमेज नहीं होते रहें और उनको एक समय मिले आराम का। और साथ में कुछ मेडिसिन आपको नज़दीकी पशु चिकित्सक से बात करके उसको दिलवानी चाहिए। बिल्कुल, यानी इन बातों का जो ख्याल है हमारे तमाम पशुपालक भाइयों को रखना होगा। अगर इस तरह की आपको लक्षण दिखाई देते हैं तुरंत पहले यही आप काम करें, जो पशु चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करें और जानकारी लेने की कोशिश करें कि किस वजह से हो रहा है। उसके बाद तमाम लक्षण आप बता पाएंगे, जांच कराएंगे तो बेहतर ढंग से आप अपने पशु का इलाज भी करा सकते हैं, जो उपचार है अच्छे से हो पाएगा। और आज भी हमने कार्यक्रम में जानकारी हमने दी ना सिर्फ ब्यात के समय पशु प्रबंधन, उसके साथ साथ पशु के लिए कृत्रिम पैर की। हमारे दोनों विशेषज्ञ अपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया हमारे तमाम पशुपालकों के लिए, दर्शकों के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। साथ ही हमारे जो दर्शक हैं और बेहतर ढंग से जान पाए होंगे ब्यात के समय किस तरीके से आपको देखभाल करनी है और किसी दुर्घटना की वजह से अगर आपका जो पशु है उसके पाँव में दिक्कत है या वो नहीं चल पाता है तो वहाँ पर आपके पास एक और कारगर विकल्प है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको हम कल का विषय भी बता देते हैं, कल किस विषय पर आपको हम जानकारी देंगे। लगातार अलग अलग विषय लेकर हम आते हैं और कल का जो विषय है आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, और हम उम्मीद करते हैं कि आप कल भी हमें इस तरह कॉल करेंगे क्योंकि ये वो तमाम विषय रहते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे किसानों की ज़िंदगी के काफ़ी जुड़े रहते हैं। और कल का जो विषय है वो होगा केले की खेती, उसके साथ ही पॉली हाउस में सब्जियों की खेती। दोनों ऐसे विषय जो जिनके ज़रिए कहीं ना कहीं हमारे किसानों की आमदनी जुड़ी हुई है। इस आमदनी को आप बढ़ा सकते हैं बेहतर ढंग से अगर आप खेती करेंगे, फिर चाहे आप केले की खेती करें या पॉली हाउस में सब्जियों की खेती अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छे ढंग से अगर आप ये खेती करेंगे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको इसका ज़रूर मिल सकेगा। और इसके साथ ही आप हमें अगर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं, ना सिर्फ सवाल बल्कि अगर कुछ सुझाव भी अगर आपका है तो आप हमें सुझाव भी लिखकर भेज सकते हैं। साथ ही आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान और वहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। बात अगर की जाए किसान कॉल सेंटर की तो अभी तक आप सभी को नंबर याद हो चुका होगा। अगर नंबर याद नहीं है तो इसे आप नोट कर सकते हैं, इस पर अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आप इस पर अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। कोशिश हम करते हैं अधिक से अधिक सवाल जो हैं वो अपने कार्यक्रम में शामिल करें, ना सिर्फ फ़ोनलाइन के ज़रिए बल्कि इसके साथ साथ जो आपके सवाल किसान कॉल सेंटर पर आते हैं उनको भी हम कोशिश करते हैं कि इस कार्यक्रम में शामिल करें, जिससे हमारे तमाम किसान भाइयों की जो समस्याएं हैं उनका ना सिर्फ समाधान हो बल्कि वो समाधान बाकी किसानों तक भी जाए और वो भी एक उदाहरण बनकर अगर सामने आएगा। क्योंकि ये बेहद ज़रूरी जो माध्यम है हेलो किसान, इसके ज़रिए ना सिर्फ जिन किसानों की समस्याएं रहती हैं उन तक जानकारी पहुँचती है बल्कि वही किसान बाकी किसानों को भी जानकारी देते हैं और इसी तरह जो जानकारी है लगातार आगे बढ़ती रहती है। यही जानकारी हम भी आप तक आगे पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।